कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त या पार्टनर से मतलब घंटों बात करने के बाद आप एकदम ताज़ा महसूस करते हैं, ऊर्जा से भरा हुआ। हाँ बिल्कुल। और फिर कभी-कभी ठीक इसका उल्टा होता है। किसी से मिलकर या बात करके आप पूरी तरह से थक जाते हैं, जैसे किसी ने आपकी सारी एनर्जी खींच ली हो। हाँ ये तो होता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जो बताते हैं कि रिश्ते, चाहे वो दोस्ती के हों या प्यार के, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा और सीधा असर डालते हैं। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि यही रिश्ते हमें कैसे सहारा दे सकते हैं और कैसे ये हमारे लिए तनाव का सबसे बड़ा कारण भी बन सकते हैं। और इसका राज अक्सर एक ही चीज में छिपा होता है, कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत का तरीका। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि अरे समस्या शायद उस इंसान में है या इस रिश्ते में ही कोई गड़बड़ है। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि असल में समस्या रिश्ते के डायनामिक्स में होती है। मतलब बातचीत का तरीका, एक दूसरे को समझने का ढंग और सबसे जरूरी वो जिसे हम भावनात्मक सुरक्षा कहते हैं, वो है या नहीं है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चलिए तो इसकी परतों को खोलते हैं। सबसे पहले सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि अच्छे दोस्त और पार्टनर हमें अच्छा महसूस कराते हैं, पर यह होता कैसे है? स्रोतों के अनुसार इसका पहला और सबसे जरूरी पहलू है भावनात्मक सुरक्षा और अपनेपन का एहसास, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हाँ बिल्कुल, ये वो एहसास है कि कोई है जो आपको समझता है, आपकी कदर करता है और आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। और ये एहसास सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है ना? ये हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। देखिए, इंसान सामाजिक प्राणी है, तो जब हमें लगता है कि हम किसी समूह का हिस्सा हैं जहां हमें स्वीकार किया जाता है, तो हमारा दिमाग रिलैक्स मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि हम सुरक्षित हैं। इसके बिना दिमाग हमेशा एक हल्के से तनाव में रहता है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पॉइंट है तनाव कम करने में मदद का। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो किसी का साथ होना ही अपने आप में बोझ को आधा कर देता है। हाँ, सिर्फ ये जानना कि कोई है जिससे हम बात कर सकते हैं, वो तनाव को कम कर देता है। इसे मनोविज्ञान में स्ट्रेस बफरिंग इफेक्ट कहते हैं। सोचिए कि जिंदगी आप पर झटके फेंक रही है और एक अच्छा रिश्ता एक वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अच्छा, वो झटके के असर को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन उसकी तीव्रता को बहुत कम कर देता है ताकि आप टूटे नहीं। और तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है कि अच्छे रिश्ते हमारी पहचान और व्यक्तिगत विकास में भी मदद करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब कोई हम पर भरोसा करता है और हमें प्रोत्साहित करता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि हम कौन हैं, ये हम अकेले में तय करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा इस बात से बनता है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, खासकर वो लोग जिनकी हम इज्जत करते हैं। एक अच्छा दोस्त या पार्टनर हमारे अंदर की उन खूबियों को देख सकता है जो हम खुद नहीं देख पाते। वो हमारे लिए एक आईने की तरह काम करता है जो हमारी बेहतर छवि दिखाता है। और चौथा पॉइंट, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। स्रोत बताते हैं कि जब हम किसी से शांत होकर बात करते हैं तो हम सिर्फ उसकी भावनाओं को नहीं बल्कि उसके शरीर को भी प्रभावित कर रहे होते हैं। हाँ, इसे सह-नियमन या को-रेगुलेशन कहते हैं। मतलब एक अच्छी बातचीत किसी की दिल की धड़कन को सचमुच धीमा कर सकती है। या ये तो जीव विज्ञान है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सह-नियमन एक शारीरिक प्रक्रिया है। जब कोई शांत होकर हमारी बात सुनता है, हमारी भावनाओं को समझता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम भी शांत हो जाता है। सच में तरह का बायोलॉजिकल सिंक है। ये कमाल है। पर क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां सिर्फ सुनना काफी नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सुनना हमेशा पहला और सबसे जरूरी कदम है, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति गहरे संकट या ट्रॉमा में है तो कभी-कभी सिर्फ सुनना काफी नहीं होता। वहां प्रोफेशनल मदद की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन रोजमर्रा के 99% तनावों के लिए बिना जजमेंट के ध्यान से सुनना सबसे शक्तिशाली टूल है, और यही बात इसे भावनात्मक सुरक्षा से जोड़ती है। अच्छा, जब हमें ये विश्वास होता है कि हमारी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के सुना जाएगा, चाहे वो कितनी भी उलझी हुई क्यों न हो, तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और यही मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है और हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते ऐसे ही हों। लेकिन हकीकत यह है कि कई बार यही रिश्ते हमारी सबसे बड़ी चिंता का कारण बन जाते हैं। हाँ, ये सिक्के का दूसरा पहलू है। तो वो कौन सी लकीर है जिसे पार करने के बाद एक सहारा देने वाला रिश्ता बोझ लगने लगता है?
स्रोतों के हिसाब से पहला और सबसे स्पष्ट कारण है खराब संवाद। और खराब संवाद का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है, नहीं, चुप्पी। चुप्पी भी खराब संवाद का एक बहुत खतरनाक रूप है। जब जरूरी बातें कही ही नहीं जाती, भावनाएं दबाई जाती हैं, तो वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं और रिश्ते को दीमक की तरह खोखला कर देती हैं। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है टकराव या असंगति। जब रिश्ते में लगातार झगड़े होते रहें या व्यवहार में कोई स्थिरता ना हो, कभी सब ठीक है, कभी अचानक से सब खराब, हाँ, इनकंसिस्टेंसी। तो ये चिंता को जन्म देता है। हम पुरानी बातों को बार बार सोचते रहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रूमिनेशन कहते हैं, और हमेशा सतर्क रहने की स्थिति में चले जाते हैं, जिसे हाइपर विजिलेंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग कभी आराम नहीं कर पाता। वो हमेशा अगले संभावित खतरे, अगली लड़ाई या अगले ताने के लिए तैयार रहता है। ये मानसिक रूप से इतना थकाने वाला होता है जैसे आप 24 घंटे एक इमोशनल वॉर जोन में रह रहे हो। तीसरा है सीमाओं का उल्लंघन, जब कोई हमारी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान नहीं करता। और चौथा इसी से जुड़ा है पुराने भावनात्मक घाव या अटैचमेंट वुंड्स। स्रोत कहते हैं कि जिन लोगों को बचपन में भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिली होती, उनमें अक्सर छोड़े जाने का डर होता है। हाँ, और ये घाव अक्सर बचपन में तब बनते हैं जब हमारी भावनात्मक जरूरतें जैसे प्यार और सुरक्षा का एहसास लगातार पूरी नहीं होती। ये हमारे दिमाग में एक पैटर्न बना देता है कि रिश्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कि प्यार सशर्त होता है और हमें उसे कमाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बड़े होकर ऐसे लोग रिश्तों में अस्वीकृति के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। एक छोटा सा मजाक भी उन्हें गहरे जख्म दे सकता है। और अंत में जब ये सभी नकारात्मक चीजें लंबे समय तक चलती रहती हैं, तो ये विषाक्त गतिशीलता या टॉक्सिक डायनामिक्स का रूप ले लेती है। सही कहा। ये वो स्थिति है जहां रिश्ता आपको मजबूत करने के बजाय लगातार कमजोर करता रहता है, आपके आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समस्या अक्सर टकराव या मतभेद नहीं होती। अच्छा। मतभेद तो किसी भी स्वस्थ रिश्ते में हो सकते हैं। असली समस्या टकराव को संभालने का तरीका होती है। हमारे स्रोत यहाँ 4 महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं जो ये तय करते हैं कि रिश्ता स्वस्थ है या अस्वस्थ। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। पहला अंतर है, आपकी बात सुनी जा रही है बनाम आपकी बात खारिज की जा रही है। मतलब कि आपका पार्टनर आपकी चिंता को समझने की कोशिश करता है या तुम ज्यादा सोच रहे हो कहकर टाल देता है। हाँ, या अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, टकराव के बाद रिश्ते को सुधारने की कोशिश करना बनाम उसे नजरअंदाज कर देना। क्या आप दोनों लड़ाई के बाद वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं या बस ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? इसे रप्चर एंड रिपेयर कहते हैं। स्वस्थ रिश्तों में झगड़े होते हैं, लेकिन उनमें सुधार की क्षमता भी होती है। अस्वस्थ रिश्तों में झगड़े होते हैं और फिर एक लंबी असहज चुप्पी छा जाती है। तीसरा, अपनी जरूरतें साफ साफ बताना बनाम ये उम्मीद करना कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। ये तो बहुत आम समस्या है। बहुत ज्यादा। हम सोचते हैं कि अगर वो हमसे प्यार करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हाँ, पर कोई किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता। ये उम्मीद रखना ही कई गलतफहमियों की जड़ है। और चौथा और आखिरी अंतर, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना बनाम उन्हें लांघना। जब आप कहते हैं कि मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी, तो क्या उस बात का सम्मान होता है या आप पर दबाव डाला जाता है? यही छोटे छोटे पल रोज तय करते हैं कि रिश्ता आपको ऊर्जा देगा या आपकी ऊर्जा छीन लेगा। यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किसी रिश्ते का नकारात्मक प्रभाव हमेशा किसी बड़े झगड़े के रूप में नहीं दिखता। कई बार ये बहुत धीरे धीरे और सूक्ष्म तरीकों से होता है, इतना कि हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, ये वो लाल झंडे नहीं होते जो दूर से दिख जाएं, बल्कि ये वो छोटे छोटे पीले झंडे होते हैं जिन्हें हम अक्सर यह सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। हाँ, स्रोतों में कुछ ऐसे ही सूक्ष्म संकेतों की सूची है। पहला, बातचीत के बाद ऊर्जावान महसूस करने के बजाय भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करना। ये बात मुझे समझ आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त से मिलकर आते हैं और लगता है जैसे आपने मैराथन दौड़ी हो, जबकि आपने सिर्फ 1 घंटा बैठकर बात की थी। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त समझ नहीं आता, पर अब इन संकेतों से जुड़ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। सही। हाँ, ये सभी बहुत जरूरी संकेत हैं, पर यहाँ एक सावधानी बरतनी होगी। कभी कभी किसी गहरी या मुश्किल बातचीत के बाद थका हुआ महसूस करना
स्वाभाविक भी हो सकता है। अच्छा। असली खतरे की घंटी तब बजती है जब ये एक पैटर्न बन जाए, जब आप लगभग हर बातचीत के बाद थका हुआ महसूस करने लगे। सही कहा। दूसरा संकेत, शांति बनाए रखने के लिए खुद को सेंसर करना या अपनी असली राय छिपाना। जब हम इस डर से चुप रह जाते हैं कि हमारी बात से कहीं बहस ना छिड़ जाए या सामने वाले को बुरा ना लग जाए। इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते में अपना असली रूप नहीं दिखा पा रहे हैं, आप एक किरदार निभा रहे हैं, और 24 घंटे एक्टिंग करना दुनिया का सबसे थकाने वाला काम है। तीसरा, आपका मूड किसी और की प्रतिक्रियाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर करने लगे। हाँ, अगर उनका मूड अच्छा है तो आपका दिन अच्छा है, और अगर वो नाराज हैं तो आपकी दुनिया उजड़ जाती है। चौथा, पुरानी बातचीत को मन में बार बार दोहराना। और आखिरी और शायद सबसे रेवलेटर संकेत, उस रिश्ते से दूर रहने पर ज्यादा शांत और हल्का महसूस करना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। ये सभी संकेत क्या दर्शाते हैं? अगर हम इन्हें पिछले बिंदुओं से जोड़ें तो ये खराब संवाद और भावनात्मक सुरक्षा की कमी के सीधे परिणाम हैं। ये इस बात की चेतावनी है कि रिश्ते की नींव में कहीं कोई गड़बड़ है। मतलब ये सिर्फ बुरे दिन के लक्षण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संकेत हमें बता रहे हैं कि हमें उस रिश्ते में सुना, समझा या महत्व नहीं दिया जा रहा है। ये एक पैटर्न का हिस्सा है। इस पूरी चर्चा को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे पास एक कहानी है, रिया की कहानी। अच्छा। ये कहानी दिखाती है कि ये सब बातें असल जिंदगी में कैसे दिखती हैं। रिया का कॉलेज का एक बहुत मजबूत दोस्तों का ग्रुप था, सालों से साथ था। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिस पर लगातार बातचीत होती रहती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट, जैसा कि अक्सर सोशल मीडिया पर दिखता है, सब कुछ परफेक्ट। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे रिया ने खुद में एक बदलाव महसूस किया। ग्रुप कॉल्स के बाद वो खुश होने के बजाय थका हुआ महसूस करने लगे। वो पहला संकेत। हाँ, छोटी छोटी बातों से उसे पहले से कई ज्यादा ठेस पहुंचने लगी। उदाहरण के लिए उसकी एक दोस्त थी नेहा, जो अक्सर रिया की नौकरी, उसके सिंगल होने या उसकी ज्यादा सोचने की आदत पर मजाकिया या व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती थी। अच्छा। ग्रुप के बाकी लोग हंस देते थे और रिया भी बाहर से हंस देती थी। ये एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ दो चीजें हो रही हैं। एक, रिया की भावनाओं को मजाक के पर्दे के पीछे खारिज किया जा रहा है, और दूसरा, ग्रुप का हंसना उस व्यवहार को सामान्य बना रहा है, जिससे रिया को लगता है कि अगर उसने कुछ कहा तो वो मजाक खराब कर देगी। सही। और इसका असर ये हुआ कि अंदर ही अंदर वो उन बातों को रात में दोहराती और अपने आत्ममूल्य पर सवाल उठाती। उसने धीरे धीरे ग्रुप में अपनी जिंदगी के अपडेट साझा करना बंद कर दिया, खुद को सेंसर करना शुरू कर दिया। हाँ, और दोस्तों से मिलने जुलने से पहले भी चिंतित महसूस करने लगी। ये वही शांति बनाए रखने के लिए खुद को सेंसर करने वाला पैटर्न है। बिल्कुल, वो टकराव से बचने के लिए खुद को छोटा बना रही थी। और कहानी में एक और परत थी। उसी समय रिया किसी ऐसे व्यक्ति को डेट कर रही थी जो संवाद में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। अच्छा। घंटों तक उसके संदेशों का जवाब नहीं आता, योजनाएं हमेशा अस्पष्ट होती, और जब भी रिया कोई गंभीर बातचीत करने की कोशिश करती तो उसे इतना मत सोचो कहकर टाल दिया जाता। तो एक तरफ दोस्ती का सूक्ष्म तनाव था, जहां उसे ज्यादा संवेदनशील होने का एहसास कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ रोमांटिक रिश्ते की अनिश्चितता, जहां उसकी भावनाओं को फिर से खारिज किया जा रहा था। दोनों तरफ से। दोनों ही रिश्तों में एक ही पैटर्न था। हाँ, और इन दोनों के संयुक्त प्रभाव ने धीरे धीरे उसकी नींद, उसके आत्मविश्वास और उसके मूड को बुरी तरह प्रभावित किया। उसे लगने लगा कि शायद उसी में कोई कमी है, कि शायद वही ज्यादा संवेदनशील है या ज्यादा सोचती है। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा होता है, जब एक अस्वस्थ डायनामिक हमें ये विश्वास दिला देता है कि समस्या हम में है। रिया की स्थिति का विश्लेषण करें तो यहाँ मुख्य बात पैटर्न को पहचानना है। सही। समस्या उसके अलग अलग रिश्तों में नहीं थी, बल्कि उन दोनों ही रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा की भारी कमी में थी। लगातार गलत समझा जाना, अपनी भावनाओं को खारिज किया जाना या मजाक का पात्र बनना, ये वो एहसास है कि आप जो महसूस कर रही हैं वो जायज नहीं है। तो रिया ने इस स्थिति से कैसे निपटा? क्या उसने उन रिश्तों को खत्म कर दिया? जरूरी नहीं है कि हर ऐसे रिश्ते को खत्म ही किया जाए। कहानी बताती है कि रिया का पहला कदम जागरूकता था, ये पहचानना कि समस्या कहाँ है। इसके बाद उसने धीरे धीरे सीमाएं तय करना शुरू किया। जैसे कि जब नेहा ने अगली बार मजाक किया तो रिया ने हंसने के बजाय शांति से कहा, मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो,
पर मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। ये कहना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल, लेकिन ये जरूरी था। अपने डेटिंग पार्टनर के साथ उसने स्पष्टता मांगना शुरू किया। उसने कहा, जब तुम घंटों जवाब नहीं देते तो मुझे चिंता होती है, मुझे थोड़ी स्पष्टता चाहिए। कुछ मामलों में रिश्ते सुधर गए, कुछ में नहीं। लेकिन मुख्य बात यह थी कि उसने अपनी भावनात्मक बागडोर वापस अपने हाथ में ले ली। उसका मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि समस्या वो नहीं, बल्कि वो रिश्ते थे जिनमें सम्मान और स्पष्टता की कमी थी। तो इस कहानी से मुख्य सीख वही है जो हमारे स्रोत बताते हैं। सिर्फ किसी से जुड़े रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप उस रिश्ते में भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं। बिल्कुल। एक अच्छा रिश्ता आपको खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करता है, जबकि एक थकाने वाला रिश्ता आपको खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर देता है। तो इस का निचोड़ क्या है? आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि रिश्ते एक दोधारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ वे हमें भावनात्मक सुरक्षा, अपनेपन का एहसास और तनाव से लड़ने की ताकत दे सकते हैं, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ खराब संवाद, सीमाओं का उल्लंघन और भावनात्मक असुरक्षा उन्हें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बना सकते हैं। बिल्कुल, और निर्णायक कारक अक्सर यही होता है। क्या रिश्ते में स्पष्ट संवाद के लिए जगह है? क्या टकराव के बाद सुधार की गुंजाइश है? और सबसे जरूरी, क्या आप उस रिश्ते में अपना असली, बिना फिल्टर वाला रूप दिखाने में सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो वो रिश्ता एक खजाना है। अगर नहीं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बेहतरीन सारांश है। आज की बातचीत से वाकई बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आज की चर्चा का समापन श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ करना चाहूंगी। जरूर। हमने इस बारे में बहुत बात की कि दूसरों का संवाद, उनका व्यवहार हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक और गहरा सवाल है। क्या? हमारा अपना संवाद करने का तरीका, हमारे मजाक, हमारी चुप्पी, हमारी ज़रूरतें व्यक्त करने का ढंग, हमारे आसपास के लोगों, हमारे दोस्तों, हमारे पार्टनर के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर डालता है? अच्छा। क्या हम अनजाने में किसी और के लिए नेहा या रिया के अस्पष्ट पार्टनर तो नहीं बन रहे? ये एक तरफा रास्ता नहीं है। ये सोचने वाली बात है।